जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं जय नौटियाल भारत साइड में आप सबका स्वागत करता हूँ। उत्तराखंड के बड़े मुद्दे हैं शिक्षा और स्वास्थ्य, और जाहिर सी बात है पलायन को लेकर भी कनेक्शन है सीधा सीधा शिक्षा और स्वास्थ्य का। क्योंकि कहा जाता है उत्तराखंड के अंदर कि पलायन का सबसे बड़ा कारण शिक्षा और स्वास्थ्य ही है। आज जो लोग देहरादून में आ गए हैं वो भी यही कहते हैं कि भाई बच्चे की पढ़ाई या स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव ही हमें कहीं ना कहीं देहरादून खींच लाया। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए हैं उत्तराखंड सूबे के शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी। आइए सीधा इन्हीं से हर एक सवाल लेते हैं और जनता का सवाल लेते हैं कि ये उस सवालों के क्या जवाब देते हैं और इस विजन को लेकर क्या सोच रहे हैं कि उत्तराखंड में शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर इसे कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। कि कहीं ना कहीं जब धन सिंह रावत जी शिक्षा और स्वास्थ्य पर अपने एफर्ट्स लगाएंगे तो कहीं ना कहीं पलायन को लेकर जो सवाल खड़े होते हैं पलायन भी कहीं ना कहीं रुकेगा। धंधा सबसे पहले स्वागत है आपका। अब तो 25,000 भी पार कर दिया। 1456 और नियुक्ति पत्र बांट रहे थे, मुस्कुरा रहे थे पुष्कर सिंह धामी जी के साथ। अब 26,456 और ये, लेकिन यही इसमें जो एलटी वाला है दर्द भी है। लेकिन जब वो एलटी वाले बच्चे मुस्कुरा रहे थे, लेकिन 7-8 महीनों से बैठे हुए थे लगातार सड़कों पे। आप कह रहे थे नियुक्ति हो जाएगी हो जाएगी हो जाएगी, मामला कोर्ट में, फिर सरकार के पास आया, फिर आखिरकार नियुक्ति मिली गई। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से जी पूरे उत्तराखंड की जनता को दीपावली की शुभकामना देना चाहता हूँ। और जहाँ तक नौकरियों का सवाल है तो मैं कह सकता हूँ कि इन 3.5 वर्षों में सर्वाधिक नौकरियाँ अगर दी गई तो वो दावे जी की सरकार ने दी है, और स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा नौकरियाँ दी गई हैं। जहाँ तक एलटी के टीचरों की बात आपने कही है तो देखो, मामला मेरे हाथ से बाहर का था क्योंकि कोर्ट केस हो गया था। और जब भी वो बच्चे मेरे पास आते थे तो मैं वो एक ही जवाब देता था कि सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है। और मैंने ये भी कहा था कि हम आपको दीपावली का एक तोहफा देंगे। और जैसे कोर्ट से आदेश आया तो आपने देखा होगा कि 2 दिन में हमने उनको नियुक्ति पत्र दे दिए, और आज 100% सब लोगों की नियुक्ति हमने कर दी है। तो मैं कह सकता हूँ कि पहाड़ के स्कूलों में अब टीचर चले गए हैं, बहुत पढ़े लिखे बच्चे हमारे गए हैं। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि शिक्षा का स्तर हम लगातार सुधार रहे हैं। अभी हम 2100 टीचरों की और नियुक्तियाँ करने जा रहे हैं बेसिक शिक्षा में, ताकि हर स्कूल में कम से कम 2 टीचर मिल जाए। जो हमारे मॉडल स्कूल है वहाँ 4 टीचर देना चाहते हैं। और आप देख रहे होंगे कि आप जो पलायन की बात कर रहे हैं, हमारी उत्तराखंड की सरकार एक ऐसी सरकार है जहाँ कि हम पलायन रोकने के लिए एक बच्चे के लिए भी हमने स्कूल खोल रखा है ताकि वहाँ से बच्चा पलायन न हो। हमने जो है 2 बच्चों के लिए भी गांव में स्कूल खोल रखा है। तो सरकार ने लगभग 11,500 प्राइमरी की स्कूल जो आपने गांव में खोल रखे हैं, ताकि कोई बच्चा जो है बिना पढ़ाई के वंचित न रह सके। धंधा आपने कहा दिवाली का तोहफा, कुछ और बच्चे भी हैं प्राथमिक विद्यालयों में जिन्हें ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए थी, डाइट के बच्चे हैं हजारों, उनसे भी आपने कहा था दिवाली का तोहफा मिल जाएगा। और देखिए, हम लोग उनके मुंह में रोजगार का रसगुल्ला कब जाएगा? अरे नहीं सर, देखिए, बेसिक शिक्षा में जिन टीचरों की भर्ती होनी थी, एनआईएस के बच्चे सुप्रीम कोर्ट चले गए कि एनआईएस को जिनके डिग्री है उनको भी इसमें शामिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का अब आदेश आ गया है कि उन बच्चों को भी इसमें शामिल करना है। हमने नियमावली बना के जो है वो कैबिनेट से पास करा दिया है, और मैंने वादा कर रखा है कि 90 दिन में हम 2100 बच्चों को नौकरी देने वाले हैं। तो मैं तो पहले से कह रहा हूँ, दिवाली से पहले या दिवाली के बाद? देखिए, वो तो अब जिले में जो हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं उन्होंने वहाँ विज्ञापन जारी करना है, और आज मैंने 5 बजे उसके लिए बैठक रखी है। मुझे आशा और विश्वास है कि हम नवंबर तक सभी बच्चों को जो है हर जिले में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दें। अतिथि शिक्षकों का मुद्दा भी लटका हुआ है। अब मेरे पास कुछ अतिथि शिक्षक आए, उन्हें लगता है कि भारत में आवाज़ उठाता है, सरकार तक बात पहुंचाता है, तो उन्होंने मुझ तक भी आवाज़ पहुंचाई अपनी। कुछ 100 शिक्षक हैं केमिस्ट्री के जो कॉलेज में पढ़ाते थे, जो पीजी में पढ़ाते थे, ये कहीं ना कहीं नौकरी चले गए उनके हाथ से।
100 ऐसे केमिस्ट्री के टीचर हैं और भी विषयों के टीचर हैं, देखिए आपने तो देखा उनको होगा कैसे समायोजित किया जाएगा? कि मैंने कल भी कहा है हम्म, कि हमारे 1050 LT में गेस्ट फैकल्टी है, और अभी जो 1347 बच्चों को आपने नौकरी दी है, परमानेंट नौकरी, हम्म, उससे वो प्रभावित होने वाले नहीं। नहीं। उसका हमने आदेश भी जारी कर दिया है। हम्म, अगर बाय द वे नई भर्ती पे हमको दुर्गम ही किसी को स्थान देना है, हम्म, अगर हमने दुर्गम में जगह खाली नहीं है हम्म, और वहाँ से गेस्ट फैकल्टी अगर प्रभावित होती तो उसको दूसरी जगह हमने ये कह दिया कि 15 दिन में उसको दूसरी जगह जो है समायोजन करना है, तो कोई बच्चे को बाहर नहीं किया जाए। क्योंकि हम बात कर रहे हैं जो हायर एजुकेशन वाले जो अतिथि शिक्षक हैं, हम उनका विषय उठा रहे हैं। देखो उच्च शिक्षा में अब 100% असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति हो चुकी है, 100%। अब जो बच्चे अगर कोई प्रभावित हो रखे हैं, 100 शिक्षक हैं करीब ऐसे जो बच्चे अगर प्रभावित हो रखे हैं हमारे गेस्ट फैकल्टी उच्च शिक्षा में, तो अभी हमारे 3-4 नए डिग्री कॉलेज खुल रहे हैं, कुछ PG कॉलेजों में सीटें बढ़ रही हैं फैकल्टी की भी। तो जैसे ही वहाँ का आदेश होगा तो वहाँ उनको समायोजन करने के लिए हमने पहले भी कह रखा है और आज भी कह। धंधा एक सवाल है मेरा, क्योंकि उत्तराखंड की राजनीति में अक्सर देखते हैं कि कहीं ना कहीं आपका विभाग सबसे ज़्यादा निशाने पे रहता है। किसी ने मुझसे कहा कि भाई रेखा आर्या जी क्या कर रही हैं, सौरभ अरोड़ा जी क्या कर रहे हैं, जनता की इतनी नज़र नहीं रहती जितना धन सिंह रावत जी के विभाग पे रहती है। एक ब्यूरोक्रेट है, प्रशासनिक अधिकारी, उन्होंने मुझसे कहा, एक इंटरव्यू का वाक्य सुनाया, और उन्होंने कहा मुझे इंटरव्यू में सवाल पूछा गया कि भाई प्रशासन इतनी गालियाँ क्यों खाता है, इतने सवाल क्यों उठते हैं प्रशासन पे। तो बोला, मेरा जवाब था क्योंकि शक्तियाँ सीमित होती है हमारे पास और उसे असीमित आकांक्षाओं को पूरा करना होता है। तो धंधा आप क्या है कि शिक्षा और स्वास्थ्य, हम हमेशा देखते हैं जो नारेबाजी होती है, जो आंदोलन होते हैं, ऐसा लगता है कि धन सिंह रावत सूबे के शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री नहीं है, धन सिंह रावत तो मुख्यमंत्री है, ऐसा लगता है। देखो ऐसा नहीं, इतने सवाल क्यों? देखो मैं 2 बात कहता हूँ आपसे। उम्मीदें हैं आपसे बहुत, इसलिए। एक तो मेरा सौभाग्य है कि मैं हर व्यक्ति तक मेरी पहुँच और हर व्यक्ति की मुझ तक पहुँच, पहली बात है क्या। दूसरा यह है कि लोगों को आस है कि हमारे मुख्यमंत्री धामी जी और हमारा भाई धन सिंह रावत जो है हमारे लिए अच्छा करें, तो लोग आस से आते हैं और ये स्वाभाविक भी होना चाहिए। तीसरा यह है कि अब लोगों की आस जग गई है कि जब हमने अकेले 2 विभागों में 19,000 से ज़्यादा नौकरियां दी हैं, तो लोगों को लगता है कि हम जो छूट गए हैं उनको भी जल्दी नौकरी मिलनी चाहिए। और इसीलिए मैंने परसों घोषणा की है 3 दिन पहले कि 7,347 नौकरियां हम जो है अभी शिक्षा विभाग में और देने जा रहे हैं, और हम वादे के पक्के आदमी हैं, हम वादा पूरा करने वाले हैं। और बड़ी बात यह है कि 100% उत्तराखंड के बच्चों को ही नौकरी दी जाएगी, कोई बाहर का नहीं। उत्तराखंड का मूल निवासी होगा, यहाँ का जो अस्थायी निवासी होगा, मूल निवासी है कौन उत्तराखंड का? देखो जो भी हमारा मूल निवासी हो, हमारा मूल निवासी। यहाँ तो मूल निवासी की कोई परिभाषा ही नहीं दी। ऐसा नहीं है, ये सब पता है, सबको पता है कि हमारा उत्तराखंड का। मैं तो मानता हूँ मैं श्रीनगर का हूँ, नौटियाल हूँ, मूल निवासी हूँ, लेकिन सरकार बोल रही है अस्थायी निवासी है। ऐसा आप भी मूल निवासी है, मैं भी मूल निवासी हूँ। मूल निवासी है। दत्ता एक सवाल और है कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर चौखटिया में जो हुआ वो कहीं ना कहीं उसे एक अच्छा मैसेज नहीं गया, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठा, क्योंकि 25 साल, क्योंकि सवाल इसलिए भी इम्पोर्टेंट है धंधा, जब आप 9 नवंबर को जब उत्तराखंड का स्थापना दिवस बना रहे होंगे तो कहीं ना कहीं उपलब्धियाँ भी बताएंगे और कहीं ना कहीं वो सवाल भी उठेंगे कि शिक्षा स्वास्थ्य सुधरी। हालांकि इस विषय खाली आपका नहीं, क्योंकि देखिए मैं कहता हूँ इस पद में, आप जिस पद में बैठे हैं, अलग अलग लोग बैठे इस पद में, कांग्रेस ही बैठी है इस पर, बीजेपी से और मंत्री बैठे, लेकिन 25 सालों में शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दों को जिस तरह से एड्रेस होना चाहिए था वो उस तरह से एड्रेस नहीं हो पाए। कहीं ना कहीं जो प्राइवेट एजुकेशन वर्सेस सरकारी एजुकेशन है, या प्राइवेट सेवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं वर्सेस जो सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उनके बीच में एक बड़ा अंतर अभी भी बना हुआ है, पहले भी बना हुआ था। इसको कम कैसे करेंगे चौखटिया को देखते हुए, चौखटी के रेफरेंस में? देखिए आज हमारे राज्य में 7 मेडिकल कॉलेज बन के तैयार हो। पहले 1 मेडिकल कॉलेज था, आज हमारी सरकार के द्वारा 7 मेडिकल। ये आप ही के राज में, ये आप ही के कार्यकाल में, बाकी बीजेपी के राज में बने। आज लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा उपजिला चिकित्सालय बना रहे हैं। हमने, आपने देखा होगा जोशीमठ को उपजिला चिकित्सालय बना रहे हैं,
गुप्त काशी को उप जिला चिकित्सालय बना रहे हैं, भटवाड़ी में उप जिला चिकित्सालय बना रहे हैं, हमारा हरिद्वार का जो क्षेत्र है वहाँ 2 उप जिला चिकित्सालय बना रहे हैं, हम लोग डोईवाला को उप जिला चिकित्सालय बना रहे हैं, हम लोग जो है पुरोला नौगांव में उप जिला चिकित्सालय बना रहे हैं, हम लोग थैलीसैंण को उप जिला चिकित्सालय बना रहे हैं, हमने जो है सोमेश्वर उप जिला चिकित्सालय बना रहे हैं। पहली बार जो है सरकार का फोकस जो है स्वास्थ्य पे है, और जब स्वास्थ्य पे इतना फोकस है तो इसलिए लोगों की अपेक्षाएं भी हमसे ज़्यादा है और हम इनको पूरा करेंगे, ये आपके माध्यम से मैं वादा कर रहा हूँ। जहाँ तक चौखटिया की बात है तो हमने चौखटिया में घोषणा कर रखी थी कि हम इसको उप जिला चिकित्सालय बनाएंगे, ये हमारे मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी और कल हमने उसको पूरा कर दिया है। तो मेरा कहना है कि हमने मानकों में शिथिलता प्रदान करते हुए काम किया है, जबकि मानक ये है कि कम से कम 5 लाख आबादी पे एक उप जिला चिकित्सालय बने, ठीक है, क्योंकि पहाड़ में आबादी कम है, इसलिए हमने मानकों में शिथिलता देते हुए वहाँ बनाया है। लोगों की डिमांड भी थी। कल ये हमने वहाँ पे 2 स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी भेजे। अब मेरा कहना है आपसे कि जैसे जैसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर आएंगे वैसे वैसे हम पूरे उत्तराखंड में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भर्ती कर देंगे। यह हम आपके माध्यम से पूरी जनता को बताना चाहते हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि लोग स्वास्थ्य के बारे में इतने सजग हैं और वह हमसे क्वेश्चन भी करते हैं और हमसे अपेक्षा भी करते हैं। तो देखिए एक बड़ा सवाल है कि जो पहाड़ी है, मतलब मैं कहूँगा सवाल कहीं ना कहीं हम पे भी खड़े होते हैं। हम पहाड़ी खुद देहरादून उतर गए हैं, पहाड़ से देहरादून उतर गए, यहाँ घर बना लिए। ऐसे में जो डॉक्टर्स हैं उनको पहाड़ कैसे चढ़ाएंगे? एक बड़ी चुनौती है जो हमारे रह गए हैं पहाड़ में। देखिए ऐसा है, बहुत विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं, पहाड़ चढ़ने को तैयार नहीं हो रहे हैं। देखिए ऐसा आप उन्हें रोक भी लें 1-2 साल में वो करने के बाद छोड़ देते हैं। हमने एक पैकेज अलग से दिया है कि जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उनको 50% तनख्वाह अलग से मिले। एक दूसरा, हमने डॉक्टरों से बॉन्ड भरा रखा है कि जिस बच्चे को हम पीजी करा रहे हैं या एमबीबीएस करा रहे हैं उनको 5 साल पहाड़ में नौकरी करनी है, तो निश्चित रूप से वो नौकरी वहाँ करनी उनको बाध्यता भी है और करनी भी पड़ेगी। और मैं कह सकता हूँ कि अब उत्तराखंड राज्य में 2027 तक डॉक्टरों की कमी। तो कुछ जनता के सवाल हैं और जनता के सवाल जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ, मान लीजिए 1,40,00,000 उत्तराखंडियों के सवाल हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ जो आपसे नहीं पहुँच पाए, लेकिन सवाल उन्हीं के आएंगे। आपने हाल ही में कहा कि उत्तराखंड का शिक्षा स्तर लगातार सुधर रहा है, क्या आप कोई ठोस आंकड़ा बता सकते हैं जिससे ये साबित हो? देखिए, भारत सरकार हर साल राज्यों की रैंकिंग करती है। भारत सरकार कह रही है कि 2035 तक जो GER है उच्च शिक्षा का, ये 50% कम है। यानी जितने बच्चे इंटरमीडिएट में पास होते हैं उनके 50% बच्चों को उच्च शिक्षा ग्रहण कराना 2035 तक, ये भारत सरकार का टारगेट है। आज पूरे भारतवर्ष में 27% बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और हमारे राज्य उत्तराखंड में 47% बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ये भी रिकॉर्ड है भारत में उत्तराखंड। मतलब आप कह रहे हैं उत्तराखंड का रिकॉर्ड है शिक्षा में। दूसरा, हर ब्लॉक पे हमने डिग्री कॉलेज खोल दिए, हर ब्लॉक पे, ताकि कोई बच्चा पलायन होके जो है देहरादून, श्रीनगर, हल्द्वानी या कोटद्वार पढ़ने न जाए, उसको सुविधा हमने जोशीमठ में डिग्री कॉलेज खोल रखा है, देवाल में डिग्री कॉलेज खोल रखा है, मोरी में डिग्री कॉलेज खोल रखा है, भिलंगना में डिग्री कॉलेज खोल रखा है, हर ब्लॉक में डिग्री कॉलेज खोल रखा है। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि हमारी लड़कियां अब लगभग 60% उन डिग्री कॉलेज में पढ़ाई कर रही हैं। तो भारत सरकार का मानना है, बच्चे भी होंगे, शिक्षक भी होंगे, 100% शिक्षक धरने पे नहीं बैठेंगे, कोई नहीं बैठने देंगे। धंधा गैस टीचर का मुद्दा बार बार उठता है, क्या सरकार के पास इनके लिए स्थायी समाधान की योजना है? स्थायी समाधान मैंने बोला। देखिए ऐसा है, गैस फैकल्टी जब रखी गई थी तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने एक हल्फनामा जारी किया था कि हम इनको गैस फैकल्टी के रूप में रखेंगे और तब तक रखेंगे जब तक कि परमानेंट फैकल्टी नहीं। अब चूंकि कई जगह परमानेंट फैकल्टी आ रही है, क्योंकि परमानेंट टीचर भी हमको देने हैं, वो गेस्ट टीचर भी उसमें अप्लाई करते हैं, वो भी भर्ती होते हैं उसमें। लेकिन गेस्ट फैकल्टी ने हमारा बहुत अच्छा काम किया है, जो हमारे टीचर हैं। अब हम 15,000 रुपये उनको तनख्वाह मिलती थी, हमने उसको 25,000 रुपये कर दिए।
हम चाहते हैं और बढ़ाने की योजना इनकी? कि उनके लिए कोई अच्छा सा समाधान हम चाहते हैं और उनसे बात करके ही हम उनके कोई अच्छा समाधान करें। फिर उनके लिए भी कुछ है आपके पास? कई स्कूलों में छात्र संख्या घट रही है। क्या सरकारी स्कूलों के विलय मर्जर को बढ़ावा देगी या पुनर्जीवित करने का प्रयास करेगी? देखिए, दोनों बातें हैं इसमें। अगर किसी भी गांव में अगर एक भी बच्चा नहीं है तो फिर वहाँ स्कूल चलेगी कैसे? अगर एक भी बच्चा गांव में है तो कोई स्कूल मर्जर नहीं हो जाएगी, उस बच्चे के लिए भी वहाँ स्कूल खोली जाएगी। लेकिन हम अभी एक क्लस्टर योजना भी लाए हैं। क्लस्टर योजना में यह है कि हर ब्लॉक में एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार क्लस्टर स्कूल खोले जाएंगे। वहाँ पे बच्चों के लिए हॉस्टल की सुविधा होगी, वहाँ पे बच्चों के लिए क्रीड़ा मैदान की सुविधा होगी, वहाँ पे बच्चों के लिए पूरे टीचर दिए जाएंगे। तो जो जो बच्चा क्लस्टर योजना में आना चाहते हैं उसको 100 रुपये आने जाने का भी किराया दिया जाए। जी, उच्च शिक्षा में डिजिटल क्लासेस और वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जिक्र हुआ, क्या यह अगले शैक्षणिक सत्र तक लागू हो जाएगा? देखो, वर्चुअल क्लासें हमारे माध्यमिक शिक्षा में भी पूरी हो गई हैं और डिग्री कॉलेज में भी हो गई हैं। अब नई शिक्षा नीति में सारी चीज़ें जो आप कह रहे हैं इनको हमको करना ही करना है, ये हमारी बाध्यता है। चाहे हम इस साल करें, चाहे हम अगले साल करें, चाहे हम अगले साल। कब तक का टारगेट है आप लोगों का? देखो, 2035 तक का भारत सरकार का टारगेट है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसको पूरा करना है। उत्तराखंड हम सरकार उससे का क्या पहले टारगेट है? हम उससे पहले कर आप उससे पहले कर देंगे। ग्रामीण और पहाड़ी इलाकों के बच्चों में अंग्रेजी और कंप्यूटर शिक्षा की कमी है, सरकार इसे कैसे पाटेगी? क्या आपने देखा होगा कि अब हमने प्रत्येक स्कूलों में कंप्यूटर दे दिए हैं। हमें चाहते हैं कि हमारा बच्चा कक्षा 6वीं से कंप्यूटर का ज्ञान हो जाए। जो बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहता है तो हमने देखा होगा कि आपको अटल स्कूलें जो हमारे वो सब अंग्रेजी माध्यम की हैं। अगर कोई बच्चा और अच्छा अंग्रेजी माध्यम से पढ़ना चाहता है तो क्लस्टर स्कूल में हम अंग्रेजी के माध्यम देना चाह रहे हैं। तो धीरे धीरे हमारे यहाँ जो बच्चा हिंदी में पढ़ना चाहता है वो हिंदी की पढ़ाई करेगा, जो अंग्रेजी में पढ़ना चाहता है वो अंग्रेजी में जाएगा, जो संस्कृत में पढ़ना चाहता है वो संस्कृत भाषा। धंधा बहुत अहम सवाल है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी। उत्तराखंड के विश्वविद्यालयों में रोजगार आधारित पाठ्यक्रम जोड़ने का वादा किया गया था, अब तक कितने कोर्स शुरू हो गए? देखिए, हमारे विश्वविद्यालयों में लगभग 12 से 15 कोर्स जो है व्यावसायिक शिक्षा के चल रहे हैं। और हमारा प्रयास ये है, आपने देखा होगा कि अभी चिंतन बैठक में मैंने वादा किया है कि हम हर साल 10,000 बच्चों का कैंपस सिलेक्शन करें। वो पढ़ाई के साथ साथ भी व्यावसायिक शिक्षा लेके जो है सीधे नौकरी पे चले जाएं। जी, क्या आप मानते हैं कि आज की शिक्षा प्रणाली को रोजगार से जोड़ने की जरूरत है, सिर्फ डिग्री से नहीं? ऐसा है कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी है कि बच्चे को जो है रोजगार की तरफ भी जोड़ना है और स्वरोजगार की तरफ भी जोड़ना है, खेलो इंडिया में भी जोड़ना है, स्टार्टअप से भी जोड़ना है, स्टार्टअप से भी जोड़ना है। तो ये शिक्षा नीति में सारे कंपोनेंट हैं, इस पे हम आगे बढ़ रहे हैं। राज्य के कई अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है, क्या 300 नए डॉक्टरों की भर्ती से ये समस्या सुलझ जाएगी? देखिए, ऐसा है कि ये जो 280 डॉक्टर आ रहे हैं ये तो MBBS डॉक्टर आ रहे हैं जी। PG के डॉक्टर मैंने कहा कि 3 साल में पूरे होंगे, 2025 में, 2026 में और 2027 में। 2027 तक हमारे यहाँ जो 40-42% जो है PG के डॉक्टरों की कमी है, स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की, वो पूरी हो जाएगी। पहाड़ी जिलों में डॉक्टर और स्टाफ टिक नहीं पाते, क्या सरकार कोई विशेष प्रोत्साहन योजना बना रही है? निश्चित रूप से उनको जो है जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उनको एक्स्ट्रा कुछ हम व्यवस्था बना रहे हैं ताकि उनको कोई दिक्कत ना रहे। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक राज्य में कितने मरीजों को लाभ मिला है और ये आंकड़े पारदर्शी रूप से उपलब्ध हैं? देखिए, मैं आपको एक पूरी लिस्ट आपको दे दूंगा सभी पत्रकार लोगों को। 15 लाख से ज़्यादा लोगों का इलाज अभी तक फ्री हो चुका है। कई सरकारी अस्पतालों में, माफ़ी चाहूँगा, प्राइवेट अस्पतालों में सारी शिकायतें आती है कि वो आयुष्मान जो योजना के तहत इलाज कराने के लिए जो आते हैं, लाभार्थी जो आते हैं इलाज कराने के लिए, उनको एडमिट करने को तैयार नहीं होते हैं। देखिए, अगर किसी के कोई हॉस्पिटल की अगर ऐसी शिकायत होगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में कुछ दवाओं की गुणवत्ता पर सवाल उठे, क्या राज्य स्तर पर ड्रग टेस्टिंग की प्रक्रिया को और मजबूत किया जा रहा है? देखिए, पहली बार आपने देख रहे होंगे कि लगभग 400 से ज़्यादा छापे पड़ चुके हैं। आप देख रहे होंगे, पूरे आजकल अखबारों में भी देख रहे होंगे, और हमारा ये अभियान पूरा साल भर जारी रहेगा। स्वास्थ्य सेवाओं और तकनीकी सुधार यानी टेली मेडिसिन, EOPD की दिशा में क्या प्रगति हुई है? देखिए, आप देख रहे होंगे कि भारत सरकार का और बहुत आग्रह है, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी, हमारी सरकार भी इसको लगातार कर रही है।
और इसके काफ़ी रिजल्ट भी आ रहे हैं। हमने मेडिकल कॉलेज में व्यवस्था दे रखी है और एम्स में, ऋषिकेश में भी व्यवस्था दे रखी है, ताकि विशेषज्ञ डॉक्टर जो है सीधे पहाड़ में किसी मरीज से भी बात कर सकें। क्या राज्य के सभी ब्लॉकों में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरह कार्यरत है? निश्चित रूप से 95 के 95 ब्लॉकों में फंक्शन कर रहे हैं। अगर कोई दिक्कत कहीं होगी तो उसको भी ठीक करने का जो है सरकार पूरा अभियान आजकल चला रही है। कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कई सबक मिले, अब सिस्टम में क्या स्थायी बदलाव किए गए हैं? देखिए, आप वो देख रहे होंगे कि कि कोरोना के बाद हमारे यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में बहुत उछाल आया है। और आप देख रहे होंगे कि अब पैरामेडिकल स्टाफ हमने पूरा दे दिया है, डॉक्टर पूरे देने जा रहे हैं, नर्सेज पूरे आ गए हमारे यहाँ, आशाएँ पूरे आ गए हैं, CHO हमने 90% भर्ती कर दिए, ANM हमने 90% से ज़्यादा भर्ती कर दिए। अब धीरे धीरे हम सैचुरेशन की स्थिति में हैं और मैं चाहता हूँ कि हर संवर्ग की भर्ती हम इस 1 साल में पूरी कर दें। क्या आप ये मानते हैं कि स्वास्थ्य विभाग को और अधिक मानव संसाधन आधारित बनाना चाहिए, सिर्फ इमारतों तक सीमित नहीं? देखिए, जितने पोस्ट सैंक्शन हैं ये 100% हम इस साल पूरी कर दें। पौड़ी के अशासकीय स्कूलों में वित्तीय अनियमितताओं की जांच CBCID से कराने का निर्णय लिया गया है, क्या ये सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा है? देखिए, आप देख रहे होंगे कि कहीं भी अगर अशासकीय स्कूलों में क्या था कि कई जगह दिक्कतें थी, तो हमने CBCID जांच के लिए भी कहा है, कहीं SIT जांच के लिए भी कहा है, कहीं विभागीय जांच के लिए भी कहा है। हम ये चाहते हैं कि हर चीज़ पारदर्शी हो, कहीं भी कोई अगर अनियमितता पाई जाएगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्या जांच में दोषी पाए जाने पर सिर्फ निलंबन होगा या कानूनी कार्रवाई भी सुनिश्चित की देखिए, जाएगी? दोनों प्रकार की कार्रवाई हों। विभागीय पारदर्शिता के लिए RTI और डिजिटल रिपोर्टिंग को कितना सशक्त किया गया है? देखिए, आप देख रहे होंगे कि हम लोग ये चाहते हैं कि हर चीज़ पारदर्शी हो, पूरा सिस्टमेटिक हो। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे उत्तराखंड के आम जनता भी बहुत जागरूक है, वो भी हमको सुझाव देती रहते हैं। लेकिन पारदर्शी सिस्टम में जनता को भी अच्छा लगता है और सरकार को भी अच्छा लगता है। शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों विभाग आपके पास हैं, क्या दोहरी जिम्मेदारी में प्राथमिकताओं के टकराव की समस्या आती है? देखिए, कोई टकराव नहीं। आप देख रहे होंगे कि मैं लगभग 25 दिन दौरे पे रहता हूँ और जहाँ क्या क्या और अच्छा हो सकता है इसका हम अपने प्रदेश में प्रयास करते हैं। और हमारी सरकार में आपके चैनल के माध्यम से वादा कर रहा हूँ कि स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए हमारी सरकार जो है ना बजट की कमी करेगी, ना संसाधनों की कमी करेगी, और जो अच्छा हो सकता है उस पूरे प्रयास किए जाए। धंधा, ये सवाल तो हमारी पूरी पत्रकार बिरादरी का भी है, जनता का भी है। सरकार की नीतियों की आलोचना को आप कैसे देखते हैं, सुधार या अवसर या विरोध? देखिए, मैं इसको सुधारात्मक लेता हूँ। अगर कोई सुझाव देता है जी, अगर कोई सुझाव देता है या कोई जो है सरकार के बारे में कहता है कि यहाँ ये दिक्कत है, तो मैं उसको सुधारात्मक लेता हूँ। और मेरा प्रयास हमेशा रहता है कि अगर उत्तराखंड का नागरिक कोई भी अगर कोई बात कहता है तो हमको उसमें सुधार जरूर आना चाहिए। क्या आप मानते हैं कि उत्तराखंड जैसे राज्य में पहाड़ और मैदान की शिक्षा व स्वास्थ्य नीति अलग अलग होनी चाहिए? देखिए, ऐसा है कि इसके मानक अलग अलग भी हैं, लेकिन पहाड़ की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमको एक कुछ चीज़ों पे जो है शिथिलता वहाँ दे रहे हैं और निश्चित रूप से पहाड़ के लिए बहुत हितकारी भी हों। एक अंतिम सवाल, आने वाले 5 सालों में आप उत्तराखंड के शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को कहाँ देखना चाहते हैं? देखिए, ये मैं आज वादा कर रहा हूँ कि टॉप 5 राज्यों में हमारा राज्य आ जाए, शिक्षा में भी, स्वास्थ्य में भी, हर चीज़। जो सवाल शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर उठते हैं या जो बेरोजगार सड़कों पर है, उनको कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? देखो, मैं विपक्ष को मैसेज देना चाहेंगे? देखो, जनता को मैं मैसेज? अपने उत्तराखंड की जनता से एक निवेदन ये करना चाहता हूँ कि आपके आशीर्वाद से हम लोग विधायक बने हैं, हम लोग मंत्री बने हैं, हमारी सरकार बनी है। आपके हर सुझाव हमारे लिए बहुत उपयोगी भी हैं और हम ये चाहते हैं कि कोई भी सुझाव अगर जनता देती है, कोई आम आदमी भी देता है, तो हम उसको सकारात्मक रूप से लेते हैं। हम ये चाहते हैं कि कोई भी सुझाव होगा तो हम उसको जो है कैसे अमली जामा पहनाएंगे सरकारी सिस्टम में, इसका हम हमेशा प्रयास करें। ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के शिक्षा, स्वास्थ्य और सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, जिन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य समेत तमाम मुद्दों पर बड़ी बेबाकी से बात की, अपनी राय रखी। और जाहिर सी बात है, शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर जब उत्तराखंड में सुधरेगा तो एक राज्य की भी एक अच्छी तस्वीर देश विदेश में प्रस्तुत होगी।
मैं भारत न्यूज़ लाइव के लिए कैमरा सहयोगी शिववर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल।